नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। बंगाल के एग्जिट पोल पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करिएगा मत। 400 पार करा रहा था यही एग्जिट पोल। बाद में पता चला कि सट्टा बाजार ने करोड़ों रुपए कमा लिए। इन एग्जिट पोल के पीछे सटोरिये होते हैं, ये बात सब जानते हैं। एक साहब तो आज तक चैनल पे फूट फूट के रो रहे थे, जो साहब को 400 पार करा रहे थे। अब भी उनके कुछ कारनामे ऐसे ही हैं। अभय दुबे जी से मैंने जानना चाहा कि इन सट्टा बाजार का खेल क्या होता है। बहुत सही से उन्होंने समझाया। और ईरान और अमेरिका में क्या चल रहा है ये भी बातचीत की। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभय दुबे जी, आपका अगर एग्जिट पोल की बात करें तो आज मोदी जी 2 रोटी ज्यादा खा के सोए होंगे। सब एग्जिट पोल बम बम दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है बंगाल में। इसमें से काफी सारे ऐसे हैं जो पिछली बार भी भाजपा की सरकार बना चुके थे। और ये वही एग्जिट पोल हैं जो 400 पार दिखा रहे थे और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी मोदी जी की। इस बार जो प्रचंड मतदान हुआ है उसको लेकर कह रहे हैं ये सब बीजेपी के संग समर्थन में हुआ है। लोग अपना घर वर वापस जा रहे हैं, काम धंधा छोड़ के जा रहे हैं, वो मोदी जी को वोट डालने जाएंगे। ये एग्जिट पोल का फिर सट्टा बाजार, जो एक बार पिछली बार लोकसभा चुनाव आया था, एग्जिट पोल हुए थे, सामने आया था हजारों करोड़ रुपए का सट्टा बाजार। सट्टा लग गया था, हजारों करोड़ के वारे न्यारे हो गए थे। तो क्या इस बार भी बंगाल के नतीजे सट्टे के बाजार की तरफ एक इशारा कर रहे हैं? सट्टा किंग का मास्टर है या हकीकत में कुछ खेल हो गया बंगाल में? ज्ञानेश कुमार ने अपना खेल कर दिया, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इन एग्जिट पोल्स को इस तरह से देखता हूं कि हमें पता लगाना चाहिए कि इन एग्जिट पोल में विसंगतियां क्या हैं। उन विसंगतियों को देखने से पता लगता है कि ये जो पूरी कवायद है एग्जिट पोल की, ये कितनी बेकार है। चुनाव नतीजा जो भी हो, और ममता बनर्जी जीते हैं हारे, भारतीय जनता पार्टी जीते हारे, ये मतदाताओं का विशेषाधिकार है और साथ में पार्टियों ने अपने अपने तरीके से तिकड़में की हैं। उन सब, जब असली चुनाव के नतीजे आएंगे तो फिर हम उन तिकड़मों का विश्लेषण करेंगे। अब आप ये देखिए कि जो बंगाल में काम करने वाली एजेंसियां हैं, यानी जो एजेंसियां बंगाल आधारित हैं, ऐसी 3 एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि टीएमसी को चुनाव जिताया है। उसमें एक एजेंसी ने टीएमसी को 217 सीटें दी हैं और भारतीय जनता पार्टी को केवल 63 सीटें दी हैं। और 2 एजेंसियां तो काफी अच्छा बहुमत दे रही हैं। एक एजेंसी ने 217 सीटें दी हैं तृणमूल कांग्रेस को, दूसरी ने 194 दी हैं, तीसरी ने 152 से 162 के बीच दी हैं। और ये एजेंसियां भाजपा को क्रमशः 63, 73 और 115 से 125 के बीच में सीटें दे रही हैं। लेकिन दिल्ली आधारित जो एजेंसियां हैं वो दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस से आगे निकल जाएगी और बहुमत का आंकड़ा छू लेगी। तृणमूल कांग्रेस को भी अच्छी सीटें मिलेंगी लेकिन वो विपक्ष में बैठेगी। मोटे तौर पर मैंने ये इसका अंदाजा लगाया है। ये है प्रवृत्ति। अब इसमें ये एक विसंगति है, इस विसंगति को रेखांकित हमें करना होगा। कैसे, क्यों दिल्ली आधारित एजेंसियों को वही वोटर मिल रहे हैं जो कह रहे हैं, ज्यादातर वोटर कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया, और जो कलकत्ता आधारित एजेंसियां हैं उन्हें वो वोटर मिल रहे हैं जो कह रही हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस की समर्थक हैं। अब आप आइए एक और अवलोकन के ऊपर, जिससे दूसरी विसंगति सामने आती है। वो ये है कि जो एजेंसियों के विशेषज्ञ हैं, जो टीवी चैनलों पर बैठते हैं और बताते हैं कि भाई उन्होंने ये आंकड़े कैसे प्राप्त किए, और कई संवाददाता जो वहां बैठे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बीच बीच में उनसे भी पूछा जाता है, उनमें से कई लोगों का कहना यह था कि 60% वोटर तो बोले ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या केवल 40% वोटरों से बात करके एग्जिट पोल कर लिया गया? मतलब अगर 10 वोटरों से पूछा गया जो मतदान केंद्र से निकल रहे थे, उनमें से 6 वोटरों ने तो कुछ बोला नहीं, केवल 4 वोटरों ने अपनी प्राथमिकता अपनी वोटिंग प्राथमिकता बताई। तो इसका मतलब यह है कि 40% जो उनका सैंपल था उसमें से 40% वोटरों से बात करके ही उन्होंने ये आंकड़े पेश कर दिए। ये एक दूसरी महत्वपूर्ण विसंगति है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब एक तीसरी बड़ी विसंगति जो है उसके तरफ मैं आपका ध्यान खींचता हूं। वो ये है
कि सभी एजेंसियां चाहे किसी भी किस्म की हो, उन्होंने तमिलनाडु के बारे में बताया कि डीएमके की सरकार बन रही है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने ये नहीं बताया। एक्सिस माई इंडिया ने ये बताया कि जो सुपरस्टार विजय की जो टीकेपी है या टीपीके है पार्टी, वो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। वो इतना जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है कि उसको 100 से ज्यादा सीटें प्राप्त हो रही हैं, और वो या तो किंग मेकर है या किंग है, और वो मुरित्र कजगम के सत्ता में फिर से वापस लौटने के मौके उसने गड़बड़ा दिए। बाकी जितनी भी एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां कह रही हैं कि इसको 15 से 25% के बीच वोट मिल रहे हैं सुपरस्टार विजय की पार्टी को, लेकिन उनका कन्वर्जन रेट बहुत ही कम है, इसलिए सीटें प्राप्त नहीं हो रही हैं। वो इतने वोट बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, किसी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं किया था विजय ने। अब यहां भी सवाल उठता है वही कि कैसे एक्सिस माई इंडिया के जो लोग वोटरों से पूछने गए कि आपने किसको वोट दिया, उनको वही वोटर मिले सारे जो सुपरस्टार विजय की पार्टी को वोट दे रहे थे, और बाकी एजेंसियों को वो वोटर मिले नहीं। तो ये जो विसंगतियां हैं वो ये बताती हैं कि ये जो एग्जिट पोल जो किसी जमाने में चुनाव नतीजों की एक आहट दिया करते थे, एक जमाना था जो एग्जिट पोल जो आते थे वो मोटे तौर पर ठीक निकलते थे, उसमें गड़बड़ी होती नहीं थी एग्जिट पोलों में। वो एग्जिट पोल अब भरोसे के लायक नहीं रह गए हैं। तो बजाय इसके कि मैं किसी को डिसमिस करूं, कहूं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये नहीं, ये भरोसे के लायक नहीं रह गए हैं। अब जो पार्टी बता रही है कि सुपरस्टार विजय की पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, जो बहुमत के नजदीक पहुंचेगी या किसी को कौन सरकार बनाएगा इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगी, ये वही पार्टी है जो 2024 के चुनाव में 350 से ऊपर ले जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को, 400 के नजदीक ले जा रही थी। वही एजेंसी है। बाद में इनके करता धरता टीवी के ऊपर फूट फूट के रोए भी थे जब बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। अच्छा, अब वो ये दांव मार रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति में। बहुत दिनों बाद उनको ये सब करने को मिला है। अभी तक तो जो छोटे छोटे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे उनके ऊपर काम कर रहे थे, उनके ऊपर अपनी भविष्यवाणियां कर रहे थे। इस बार फिर से उन्हें बड़ा चैनल मिल गया भविष्यवाणी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने एक बड़ा दांव लगाया है एक बार फिर, कि अगर तमिलनाडु में उनकी बात सही हो गई और किसी ने ये बात तो कही नहीं है, तो उनकी प्रतिष्ठा एक बार फिर वैसी ही हो जाएगी जैसी 2024 के पहले थी। खतरा भी है इसमें, दांव है। तो आप कह रहे थे सटोरी है, ये तो सबसे बड़ा सट्टा तो यही है, लंबा दांव लगा दिया इस बार। हाँ, अगर जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही निकला तो फिर उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। अगली बार वो ज्यादा बड़ा प्राइस कमांड करेंगे, बड़ी बड़ी रकम लेंगे एग्जिट पोल करने की, ओपिनियन पोल करने की। और अगर वो दांव नहीं लगा तो कोई बात नहीं, फिर कहेंगे हमारा फलाने प्रांत में ठीक हो गया, इस प्रांत में गड़बड़ा गया, उस प्रांत में 5 प्रांत है ना, एक प्रांत में दांव लगाया जा सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है। इसलिए अब इस पूरे खेल के ऊपर हम लोग क्या भरोसा करें, क्या टिप्पणी करें, कैसे इनको हम आने वाले नतीजों का एक पुख्ता अनुमान माने। दूसरे, इससे पहले लोक विधानसभा के चुनाव में 3 करोड़ 15 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इस बार 3 करोड़ 35 लाख मतदाताओं ने मतदान किया, यानी 20 लाख वोट पहले के मुकाबले ज्यादा पड़े इस बार। अच्छा, अब जब चुनाव नतीजे आएंगे और ठीक से वो पूरा हम लोगों के सामने ग्राफ आएगा, किस इलाके में कितने वोट पड़े, स्त्रियों के वोट कितने थे, पुरुषों के वोट कितने थे, किस आयु वर्ग के लोगों ने वोट दिया, किस आयु वर्ग के लोगों ने वोट नहीं दिया। जब वोटिंग व्यवहार का गंभीर अध्ययन होगा
तब फिर हम लोगों को पता चलेगा कि इन 20 लाख पहले से ज्यादा पड़े हुए वोटरों का क्या महत्व है। क्योंकि ये जो एजेंसियां ये जो कर रही हैं, ये एजेंसियां इन तमाम बातों के ऊपर कोई प्रकाश नहीं डालती, कुछ नहीं बताती इन बातों के बारे में। ये तो एक आंकड़ा रख देती हैं आपके सामने, आंकड़ा अच्छा रख भाई, देती हैं। आपको तो बहुत जानकारी रहती है। इन एजेंसियों को इस तरह का सर्वे करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी क्या वाकई में करोड़ों रुपए देती हैं? देखिए, ये एक सर्वे तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं, ये सर्वे तो उन्होंने टीवी चैनलों के लिए किए हैं। हम्म। टीवी चैनलों से इन लोगों के अनुबंध होते हैं। टीवी चैनल इन्हें कहते हैं कि भाई आप हमें एक सर्वे करके दीजिए, हमें जितना बड़ा चुनाव होगा, जितना बड़ा सैंपल होगा, उतना ही ज्यादा पैसा होता है। वो तो अब ये तो ये है कि सवाल ये है कि आप कितने वोटरों से पूछेंगे कि आपने किसको वोट दिया। जितने ज्यादा वोटरों से आप पूछेंगे, उतना ही ज्यादा चैनल वाला आपको पैसे देगा। पूरा मामला ये लोग है। कह- जितना बड़ा लोग कहते सैंपल हैं जितना बड़ा सैंपल उतना ज्यादा माल। लोग कहते हैं कि पिछली बार पार्लियामेंट के चुनाव में सट्टोरिया जो हैं उन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए सट्टा लगा दिया था कि ये कह दो 400 पार, और वाकई में शेयर मार्केट एकदम बढ़ गया था और बाद में लाखों करोड़ रुपए डूब गए लोगों के। तो सट्टा बाजार भी क्या ऑपरेट करता है? एक जांच कमेटी बैठी भी थी लेकिन वो जांच ठंडे बस्ते में चली गई। सट्टा बाजार फूट बिल्कुल फूट ऑपरेट करता है। देखिए, आजकल राजनेताओं की जो घोषणाएं होती हैं, निर्णय होते हैं, वो निर्णय बहुत ही खास तरीके से कैलिब्रेट किए जाते हैं ताकि सट्टा बाजार में कुछ लोग जो है वो पैसे कमा लें। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका में तरह तरह की युद्ध के बारे में घोषणाएं करते हैं, और युद्ध से पहले भी वो लगातार घोषणाएं करते रहे हैं, तरह तरह की घोषणाएं, और घोषणाएं करने के थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद जब जो स्टॉक मार्केट में गतिविधियां होती हैं, उसमें ये देखा जाता है कुछ खास तरह के लोग बड़ी रकम कमा रहे हैं। ये बीबीसी की एक संस्था ने इस प्रकार का अध्ययन किया है, और 9 घोषणाएं डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी पाई गई हैं जिनके कारण कुछ लोगों ने बहुत पैसे कमाए और बाद में वो लोग सट्टा बाजार में सक्रिय नजर नहीं आए, माल कमा के वो घर बैठ गए। अच्छा, आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में तो अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि भाई दांव लगा दो सट्टा बाजार में, हम लोग जीतने जा रहे हैं। तो ये अब तो ये बिल्कुल सट्टा बाजार में अपने दोस्तों यारों को पैसा कमवाना, ये नेताओं का एक हथकंडा हो गया है, जिस हथकंडे पर वो बड़ी निर्लज्जता के साथ में काम करते हैं। राजनीति अब वो नहीं रही पहली, जिस तरह की राजनीति देख के हम लोग बचपन में बड़े हुए थे। अब इसके अंदर जिस तरह की तिकड़में, जिस तरह की हथकंडेबाजी, जिस तरह के झूठ, जिस तरह का फर्जीवाड़ा, ये सब आ गया है जो है, वो बहुत ही अफसोसनाक है। तो मन ये भी करता है कि राजनीतिक समीक्षा का ये पेशा छोड़ दिया जाए। थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं, कल लगा दूं सट्टा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट तो कल बढ़ेगा ऐसे एग्जिट पोल को देखने के बाद में बूम बूम होगा, और जब रिजल्ट आएगा उससे पहले निकाल लूंगा, क्योंकि रिजल्ट जो है मुझे तो लगता तो नहीं है कि इतनी बम्पर वोटिंग मोदी जी को, जो लोग ममता बनर्जी का अपमान कर रहे थे, उनके पक्ष में होने वाली। आपको लगता है कि इतनी वोटिंग हुई होगी उनके पक्ष में? मेरी तो अभी भी राय ये है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, 70 से बढ़ के सीटें 100 पहुंच सकती हैं, या 100 या उससे कुछ कम रह सकती हैं, या 5-7 ज्यादा हो सकती हैं। बस इससे ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। ममता बनर्जी को जीतना चाहिए। आसाम में भारतीय जनता पार्टी के जीतने के मौके हैं। उसके बाद में केरल में जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वो चुनाव जीतेगा, और उसके बारे में सभी एजेंसियां भी एक मत हैं कि वही चुनाव जीतेगा। और आप इसमें तमिलनाडु में सब लोग द्रविड़ कड़गम को जिता रहे हैं, और आराम से जिता रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया को छोड़कर। बड़ा रोचक बना दिया बंगाल का चुनाव। सबकी धड़कनें बड़ी रहेंगी बंगाल के चुनाव में क्या हो रहा है। अच्छा, बंगाल के नतीजों का देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा अगर ममता बनर्जी जीतती है तो, और ममता बनर्जी हारती है तो? भाई, ममता बनर्जी अगर जीतती हैं तो एक बार फिर से तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय शक्तियों से
कितनी भी कोशिश कर ले उनसे पार नहीं पा सकती। और भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो है क्षेत्रीय शक्तियां रोक देती हैं। अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो फिर ये माना जाएगा कि उड़ीसा में भाजपा की जो लोकसभा में और विधानसभा में जीत हुई थी वो कोई फ्लूक नहीं थी, वो ऐसी संयोगवश हुई जीत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय शक्तियों को धीरे धीरे कर कोने में धकेल रही है। उड़ीसा के बाद अगर बंगाल को धकेल देती है कोने में, तब फिर आप मान के चलिए कि तमिलनाडु जो दक्षिण भारत का हृदय स्थल है उसको भी कैप्चर करने के लिए भाजपा कोई ना कोई अगली बार तिकड़म खोज के आएगी। पूरे देश की राजनीति पे क्या प्रदर्श असर पड़ेगा? इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन तो वैसे ही बहुत बुरी हालत में है। देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरह के वक्तव्य दिए हैं बंगाल के चुनाव में, वो बहुत अफसोसनाक वक्तव्य है। मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं है। राहुल गांधी उसी भाषा का ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जिस भाषा का भाजपा ने इस्तेमाल किया है ममता बनर्जी के खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए था। कांग्रेस अपना चुनाव अलग से लड़ रही थी, वो लड़ती, लेकिन इतनी कड़वी भाषा का जो भाजपा की भाषा है उसमें ममता बनर्जी की आलोचना करना या उनकी सरकार की आलोचना करना ये उचित नहीं है। और इसलिए भी उचित नहीं है ये कहना कि भाई भाजपा की वापसी अगर होती है तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो भाजपा की 2014 में भाजपा ने सरकार में कब्जा किया था, उसके राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है फिर? या 2019 में भाजपा ने फिर चुनाव जीत लिया, इसके राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है? 2024 में फिर उसने गठजोड़ सरकार बना ली, इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है? राहुल गांधी आज तक भाजपा को सत्ता में आने से क्यों नहीं रोक पाए? उसका कौन जिम्मेदार है कांग्रेस और राहुल गांधी के अलावा? इस तरह की बात वहां पे बंगाल जाके ये लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि हम सब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराएंगे। तो ये लोग क्यों करते हैं? इंडिया गठबंधन में एकता क्यों नहीं हो पाती? कारण क्या है? कारण ये है कि इन लोगों का जो रणनीति जो है वो साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। आप देखिए, भाजपा से ही तुलना कीजिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने एनडीए बनाया था, उसके बाद से किस होशियारी से और सफाई के साथ उन्होंने एनडीए की राजनीति की। एनडीए की एकता कभी सांसद में नहीं पड़ी। वो लगातार मतलब जो है बहुत हिसाब से पूरे एनडीए की राजनीति उन्होंने चलाई और ये कांग्रेस हो नहीं पाता। तो ये लड़ाई अगर इंडिया गठबंधन एक नहीं हुआ तो ये लड़ाई आपको लगता है और बढ़ेगी? नहीं, इंडिया गठबंधन एक, मैं मानता हूं इंडिया गठबंधन एक हो जाएगा। ये मैं नहीं मानता कि इंडिया गठबंधन एक नहीं होगा। उसमें जो समय लग रहा है उससे लगातार परिस्थिति खराब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के हौसले इससे और ज्यादा मजबूत होते हैं, विपक्ष की राजनीति और कमजोर होती है। और अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत गई तो क्या असर पड़ेगा मोदी की राजनीति पर? मैं पहले ही कह चुका हूं कि ममता बनर्जी अगर चुनाव जीत गई तो ये साबित होगा कि क्षेत्रीय शक्तियां भाजपा के विजय रथ को रोक पाने में कामयाब हो जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी, और ये भी हो जाएगा कि जो एनडीए है, जो एसआईआर है, वो एसआईआर क्षेत्रीय शक्तियों के मुकाबले एक कामयाब औजार नहीं है। ज्ञानेश कुमार की महिमा है, सामने आ जाएगी। आखिर मुझे ये और बता दीजिए कि ट्रम्प चचा और ईरान के बीच जो चल रहा है उसका कोई रास्ता निकलेगा या रोज ये डायलॉगबाजी होती रहेगी, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा? देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूं और मैं 4 PM पे एक बार कह भी चुका हूं, ट्रंप अब 28 फरवरी वाले युद्ध की स्थिति में नहीं आना चाहते। ईरान भी उस स्थिति में नहीं लौटना चाहता। इसमें एक काली भीड़ है, वो है इजराइल। इजराइल दोबारा युद्ध करना चाहता है, लेकिन अब ट्रंप इजराइल की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा लगता है। वो लगातार उकसावे की गतिविधियां कर रहा है। ट्रंप को लग रहा है कि उन्होंने जो ओमान की खाड़ी से जो नाकेबंदी की है, उस नाकेबंदी के कारण वो ईरान से अपनी बात मनवाने पर मजबूर करेंगे। ईरान भी उनकी परीक्षा कर रहा है। ईरान कह रहा है ठीक है, करे लो नाकेबंदी, हमारे पास कुछ, हम देखें हम भी बहुत दिनों तक टिके रहेंगे। तो ये सारी बातें इस तरह हो रही हैं। अब कल से, परसों से मतलब जो है नया महीना शुरू होगा और शायद 1 तारीख से या 3 तारीख को ट्रंप को अमेरिकी संसद है उससे उन्हें युद्ध की इजाजत लेनी पड़ेगी।
तब फिर ट्रम्प की वहां परीक्षा होगी। जी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। परीक्षाओं का दौर आ गया, रिजल्ट भी आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और आपने समझ लिया सट्टा बाजार का एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए। वास्तव में सट्टा बाजार, एग्जिट पोल एक ही चीज है। मैं एग्जिट पोल को ही सट्टा बाजार कहता हूं, इसलिए आप बिल्कुल भरोसा मत करिए। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। यही भाई लोग 400 पार करा रहे थे और मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बनवा पाए। तो आपने अभय दुबे जी को सुना। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, एक नया चैनल जज संजय, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ये उसके बराबर में उसका लोगो है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, जज संजय डालेंगे, चैनल खुल जाएगा। मैंने देश के सबसे बड़े, बल्कि एशिया के सबसे बड़े जो बाल लगाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, मैंने उन डॉक्टर से बात करी, बोनी कपूर से लेकर सोनू निगम तक। लेकिन इस डॉक्टर का क्लिनिक अद्भुत था। मैंने आज तक कोई डॉक्टर ऐसा नहीं देखा। पियानो बजाते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं। बहुत शानदार शो है ये, जज संजय पे है। मेरी इतनी मदद करिएगा, यूट्यूब पे जाइए, जज संजय खोलिए और डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देखिए। मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपने देख लिया है। शुक्रिया, थैंक यू।